विकृतियों को दिखाते, उघाड़ उघाड़ के विकृतियां दिखाते। लेकिन अब जब इस कॉलेज में जा रही हैं चीजें, जो युवा है, जो ग्रेजुएशन में जा रहा है, तो वो नए नए सपने, उसके लिए समाज बहुत सुंदर परिकल्पना को लेके, समाज की अच्छाइयों को लेके एक आस्था, एक विश्वास, एक स्वप्न लेके वो पढ़ेगा और नए नव निर्माण के लिए सोचेगा। और हम अगर शुरू में ही जो बढ़ते हुए बच्चे को हम अगर उसके अंदर अविश्वास बो देंगे, हम उसके अंदर जीवन की विकृतियों को दिखा देंगे, तो वो बच्चा फिर सुनहरे स्वप्न, कोमल भावनाएं, भावनाओं से वो नए नए स्वप्न कैसे गढ़ेगा? फिर तो वो लड़ाई, उसको लगेगा कि दुनिया में हम लड़ने आए हैं। हम उसको लगेगा कि वो किस पे भरोसा करेगा। तो हमें जरूरी है कि हम बच्चों को अच्छी चीजें हम परोसें, बच्चों को पढ़ने के लिए हम अच्छे सकारात्मक और कोमल चीजें दें, जो हृदय परिवर्तन भी करती हैं, जिनमें क्योंकि लघु कथा का जो मूल जो भाव है वो हृदय परिवर्तन है। लेकिन हृदय परिवर्तन जो है अच्छे से और अच्छे होने के लिए भी होता है। कभी कभी अच्छे से बहुत अच्छे होने के लिए भी हृदय परिवर्तन होता है। कि माँ है या भाई है या एक समाज है और वो ऐसी चीज को अपना ले जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सौंदर्य बोध हम ये बच्चों के सामने परोसे। तो इन सब चीजों को लेके हमें काम करना है। और जो लेखन में, और मुझे लगता है कि जैसे 70 के दशक में, 80-90 के दशक में जो लघु कथाएं लिखी गई, तो जब वो 20वीं सदी की लघु कथाएं जब 21वीं सदी में प्रवेश करती हैं, तो वो थोड़ा सा अपना जो है कलेवर बदलते हैं। उसका जो सौंदर्य है, उसका जो भाव है, उसका जो कथ्य है, वो अलग दिशा में लेके आता है। 70 के दशक में, 80 के दशक में जो लघु कथाएं थी, वो नेताओं को लेके लोकतंत्र, राजतंत्र, ये अपने भ्रष्टाचार, इनको लेके लघु कथाएं आती थी। और अभी जो है पारिवारिक मूल्यों को लेके लघु कथा आ रही है, सामाजिक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इनको लेके आ रही है। तो दायित्व बोध जो लेखक का है, उसको लेके चीजें आ रही है। तो हमें लगता है कि 10-15 साल के बाद हम 22वीं सदी में जो लघु कथा होगी, उसका स्वरूप अलग होगा। और ये स्वरूप तो बदलता रहेगा, वो एक जैसा कभी नहीं रहेगा, क्योंकि समाज बदलेगा। जैसे जैसे समाज बदलेगा, जैसे जैसे सोच बदलेगी, वैसे ही रचना का व्यवहार बदल जाएगा। तो जब यूनिवर्सिटी में लघु कथा जा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपकी लघु कथा जाए, पढ़ाई जाए, तो आपको बच्चों को ध्यान में रख के लघु कथा लिखनी होगी। हमारी 10 साल के 10th में पढ़ने वाली बच्ची जब कन्या भ्रूण पे लघु कथा लिख के आती है, और मैंने अभी मिन्नी सम्मेलन, मेरा मन इतना डूब गया कि बेचारी अभी से ही इतनी विकृतियों को देख रही है। पता नहीं उसके मन में कैसा भाव आएंगे, वो किस तरह से ग्रो करेगी वो। तो अब नव निर्माण के लिए हमें क्या कथा वस्तु लेके आना है, अब उसको लेके भी हमें सोचना है। और इसी के साथ बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया। आप सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है मंच पे एक और गोष्ठी के लिए। भाई, धन्यवाद आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी, बहुत बढ़िया आपने अपना विचार व्यक्त किया है। कांता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया विचार दिया है आपने। आदरणीय, ये आपके अथक सतत प्रयास का ही नतीजा है कि लघु कथा विधा जो है अब स्थापित होने की ओर अग्रसर, अब पाठ्यक्रमों में शामिल भी हो रही है। आपने आज बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें सकारात्मक लघु कथाओं का लेखन करना चाहिए और उसके लिए सकारात्मक माहौल भी पैदा करना चाहिए। हृदय परिवर्तन की जो आपने बात कही है, निश्चित तौर पर आपके आज के उद्बोधन से काफी कुछ सीखने को मिला। अब हम बिना किसी विलंब के आज की हमारी उत्सव मूर्ति, हमारे रचनाकार डॉक्टर कुसुम जोशी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपनी 5 महत्वपूर्ण लघु कथाएं हमारे बीच में रखें। मैं संक्षिप्त परिचय आपका प्रदान करता हूं ताकि सभी लोग आपसे रूबरू हो सकें।
जोशी जी, आपका जन्म पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है और आप गाजियाबाद में रहते हैं। पीएचडी, एमए पीएचडी आपने किया है राजनीति शास्त्र में। 6 लघु कथा संकलन, एक लघु कथा संग्रह, उसके हिस्से का चांद तथा एक काव्य संग्रह शब्द नहीं मरते हैं आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आपकी कई रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में अक्सर शामिल होती रही हैं। मैं आपको ससम्मान मंच पर बुलाता हूँ, आप पधारें और अपनी लघु कथाओं का वाचन हमारे बीच करें। आदरणीय जोशी जी। सबसे पहले तो मंच में सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। काफी लोग मैं देख रही हूँ, मेरे ये शो कर रहा है कि 54 लोग समथिंग यहाँ पर जमा है। सभी को मेरा नमस्कार और बहुत आभार आप लोगों का। लघु कथा शोध केंद्र भोपाल लघु कथा के परिंदे फेसबुक समूह के द्वारा मुझे आज रचना पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है आपके द्वारा, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसलिए मैं अध्यक्ष श्री सेवा सदन प्रसाद जी, समीक्षक श्रीमती वसुधा गाडगिल जी और संचालक श्री विजय सिंह चौहान जी, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेष रूप से मैं कांता जी का आभार व्यक्त करती हूँ और सुनीता प्रभाकर जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी स्मृति में रखा और मुझे रचना पाठ के लिए आमंत्रित किया। तो मैं यहाँ पर अपनी, मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए अगर आवाज की कोई प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक। आपकी आवाज तो आ मैं रही आज, है। ठीक है ना? तो मैंने अपनी 5 लघु कथाएं मंच को प्रेषित की थी। उन्हीं में से मैं पहली जो लघु कथा जिसका मैं वाचन कर रही हूँ उसका शीर्षक है कब आएगा दिन। ए मदना, उठो बचुआ, भोर हो गई है। गाड़ी आके कूड़ा पलट गया और गया, फिर भी कुछ हाथ न लगेगा। बरखा हो गई तो और भी मुश्किल हो जाएगा। माँ धीरे से कान में फुसफुसाई। नहीं अम्मा, सोने दो अम्मा, हमें बहुत बाज देता है कचरा आजकल। मदना कुनकुनाता बोला। पढ़ने को तो जाने नहीं देती हो? पूछा अपने अब्बा से। तभी चाय सुड़कता गया चिल्लाया, बाज देता है, इत्तर की फट्टी में काम करेगा साहिब। लातों का भूत है, प्रेम की भाषा ना समझे है, लथिया ही आके। और ये नया भूत कहाँ से सवार है? कौन है वो मास्टर? कलेक्टर बनेगा का? घबराकर मदना पिता की आवाज सुनकर उठ बैठा। क्रूरता से हाथ उठाने वाला और दिन भर घर में बैठकर बीड़ी फूकने वाला पिता, 6 भाई बहनों का कुनबा जब गांव में बाप के निठल्लेपन से भूखे मरने के कगार में आ गया तो काम की तलाश में दिल्ली चला आया। माँ ने कुछ कोठियां पकड़ ली। इस शहर में आके जिंदगी तो और भी नरक हो गई, पर अब भूखे कभी नहीं सोया मदना और उसका परिवार। मदना उठा, झुग्गी से बाहर आया, कूड़ा बटोरने का थैला उठाया और बाहर आ गई माँ को देखकर फुसफुसाया, अम्मा अब तो पूछो ना अब्बा से। माँ ने आंख से सर हिलाया। माँ ने इनकार में सर हिलाया और आंखों से जाने का इशारा किया। कल पूछ देंगे, माँ फुसफुसाई। मदना का दिल रो उठा। कब आएगा वो कल? धीरे से बुदबुदाया। आज भी अगर टोपी वाले सर मिलेंगे और अपने स्कूल में आने को कहेंगे तो? जवाब तलाशता वो गली की ओर निकल आया। ये मेरी पहली लघु कथा थी जिसका शीर्षक था कब आएगा दिन। तो मैं क्रम में पढ़ते जाऊं या वेट करना है? मुझे लगता है क्रम में पढ़ लेना। क्रम में पढ़ते जाना है। पांचों लघु कथाएं क्रम में पढ़ लीजिए। दूसरी मेरी लघु कथा जिसका शीर्षक है मेरे लायक। लघु कथा का शीर्षक है मेरे लायक। सिगरेट सुलगाकर वो चारों सिगरेट का कश खींचते हुए सड़क के किनारे लगी बेंच में बैठ गए। एक ने घड़ी देखी, बोला 4:20। बस स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, अब सोनी कुड़िया अब आती ही होंगी। बाकी 3 बेशर्म हंसने लगे। दूसरा बोला, इतनी सारी लड़कियां ऐसे आती हैं जैसे बाड़ा तोड़कर भेड़ बकरियां। समझ में नहीं आता कि इनमें से मेरे लायक कौन सी है, किसे फाइनल करूं यार। तीसरा बोला, अभी तो सबको अपने लायक समझा कर, बाकी देख वक्त के साथ देख लेंगे। और सभी ने तेज कह कहा लगाया। चौथा मुस्कुराता हुआ बोला, देख लो जी भर के, नित्य सुख ले लो, यही तो, अभी तो यही बहुत है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं।
अभी तक कभी पिटे नहीं, यही मेहरबानी समझो। पांचवा शख्स जो समान रूप से चारों के अंदर विद्यमान था और उन्हें बरसों से जानता था, वो बोल पड़ा, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उस हिसाब से तुम इनमें से किसी के लायक भी नहीं हो। फिर भी वक्त और उम्र का दौर था, ऐसा था कि चारों बेशर्म कह कहे लगाकर साथ बैठे रहे। ये मेरी दूसरी लघु, मैं तीसरी लघु कथा का वाचन कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है याद नहीं आती। प्रभाष दादा ने आज फिर पूछा, सत्या तो इतनी मैच्योर उम्र में घर से कैसे भाग आया? 15 साल की उम्र, कोई छोटा बच्चा नहीं था तू उस समय। और यही प्रश्न 12 साल पहले प्रभास दा ने उससे ट्रेन में तब भी किया था, जब वो घर छोड़कर अनजान सफर के लिए निकल पड़ा था। सत्या सर खुजाता, सर में दबाव देता हुआ तेजी से बालों को हाथों से रगड़ता, फिर हंसता हुआ बोला, प्रभादा, मैं भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि मैं घर छोड़कर क्यों भागा। इस साल जाएगा घर माँ से मिलने? नहीं दा, 12 साल हो गए, घर और घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, माँ है भी या नहीं। तुझे याद भी नहीं आती किसी की भी? कभी नहीं आती है किसी की भी याद। पता नहीं क्यों ऐसा हूं मैं। धीरे से सर झुकाकर यादों और आंखें भर आई आंखों को छुपाने की कोशिश करता। उसको सरल से पापा याद आते, जो होली दिवाली की छुट्टी में घर आते। माँ को याद करने की कोशिश करता तो बात बात में हाथ उठाने वाला चाचा याद आता। माँ के साथ उसकी ठिठोली याद आती। तब चाचा के प्रति अपनी अंतहीन नफरत पर वो अंकुश नहीं रख पाता था। सोचता था कभी मौका मिले तो दोनों को मार डालूंगा। जैसे ही उसे माँ के आसपास देखता तो वो दोनों से लड़ने लगता। चाचा उसे बुरी तरह से तब तक पीटता जब तक वो घर से बाहर नहीं भाग आता, और माँ थी कि मूक दर्शक बनी रहती। कई सालों तक वो पिटता रहा। उस बार दिवाली से पहले पापा घर आए थे। सत्या को लगा आज उसके पास बहुत बड़ा सहारा है पिता के रूप में। जैसे ही चाचा घर आया तो सत्या भड़क उठा। चाचा ने हाथ आजमाइश शुरू की। उसने उम्मीद से पिता को देखा। पिता ने आंखें फेर ली। पिता के लिए भी क्रोध नफरत से भर उठा मन, और जोर से पिता पर चिल्लाया, कायर हो तुम? घर से निकल आया रेलवे स्टेशन। लंबी कश्मकश के बाद उसने निर्णय लिया कभी घर नहीं लौटने का। और आज वो समझ गया था कि ये आंखों की नमी किसी की यादों के कारण नहीं, बल्कि अपमान के दंश की है। उसने धीरे से सर उठाया, प्रभादा, आप हो ना मेरे माँ बाप, फिर क्यों किसी की याद आएगी? और धीरे से मुस्कुरा दिया। नेक्स्ट जो मेरी लघु कथा है उसका शीर्षक है हंसी हंसी में। वर्षों से वो राजगद्दी में आसीन था। आम जनता के और कई साल हंसने और आंखें बंद करने का वो इंतजाम कर चुका था। मैं अपनी लास्ट और 5वीं लघु कथा आपको सुना रही हूँ। कुछ कहना था। हाँ तो हाँ है तो वही। वसुधा गाडगिल जी को, आप साहित्य जगत की वो रोशनी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपकी लेखनी समृद्ध शब्द संपदा से हम सभी लोग परिचित हैं। आपका संक्षिप्त परिचय मैं इस पटल के सामने रखना चाहता हूँ। आप हिंदी साहित्य और भाषा में अध्यापन कार्य में रत हैं। इस आयोजन में उपस्थित अध्यक्ष महोदय श्री सेवा सदन प्रसाद जी, लघु कथा के परिंदे लघु कथा शोध केंद्र की समर्पित संस्थापिका आदरणीय प्रिय सखी कांता जी, आदरणीय कुसुम जी, और राजनीति के गहन जानकारी रखती हैं आप, आपकी लघु कथा से समझ में आ रहा है। और अंजू जी और मेरे सभी प्रिय साथियों, लघु कथा के साहित्य अनुरागियों और शब्द साधकों, आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिवादन करती हूँ। आदरणीय कुसुम जी ने 5 लघु कथाएं प्रस्तुत की हैं, उसके संबंध में मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहली लघु कथा आपकी मेरे लायक। सबसे पहली लघु कथा आपकी है मेरे लायक में कब आएगा दिन, ये आपने प्रस्तुत की है। लघु इस कब आएगा दिन, यह गरीबी भूखमरी बिताने का प्रयत्न किया है। 5वां शख्स जो समान रूप से चारों में उपस्थित है, वह कहता है, तुम्हारी हरकतों के हिसाब से इनमें से किसी के भी तुम लोग लायक नहीं हो। फिर भी वक्त और उम्र का दौर ऐसा था कि चारों बेशर्मी के साथ ठहाके लगा रहे थे।
यहाँ मुझे लगता है कि पांचवें शख्स का जो विचार है ना, जैसा अभी आदरणीय कांता जी कह रही थी कि हमें विसंगति से सुसंगति स्थापित करना है। यहाँ दो इस कथा का लघु कथा का अंत दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो कुसुम जी ने कहा कि भाई वो ठहाके हंस मार रहे थे चारों, ठीक है, वो विसंगति है, वो समाज के सामने ये एक विषमता आई है, उसको उन्होंने एज इट इज वहां पर छोड़ा है कि अब पाठक इस पर सोचे कि हमें क्या करना है। दूसरा पहलू आता है जो कांता जी कह रही हैं कि हृदय परिवर्तन की बात। मैं यहाँ सहमत हूँ कांता जी से। यदि इस लघु कथा का अंत इस तरह से होता कि वो जो पांचवा शख्स जो पांचों में उपस्थित है, कुसुम जी बता रही हैं वो पांचों में उपस्थित है, यानी पांचों में कहीं ना कहीं सहृदयता का भाव है, सकारात्मकता का भाव है, इसलिए वो पांचवा व्यक्ति कह रहा है कि तुम में से एक भी ये लायक नहीं है ना? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि इन पांचों में से किसी एक का भी हृदय परिवर्तन हो जाता, अंत में वो उस अंतरात्मा की आवाज सुनकर यदि वो शर्मिंदा होता, कुछ ऐसा वहां रचा जाता तो इस कथा की दिशा सकारात्मक हो जाती। ये समाज के लिए एक सकारात्मक सोच। वादों में आदरणीय कुसुम जी, मैं एक बात जो कहना चाह रही हूँ कि इस लघु कथा में देखिए आपने कहा 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 लगाया, कह कहे लगाना ये थोड़ा सा सकारात्मकता की ओर जाता है। यदि हम यहाँ पर अट्टहास के साथ हंसे या ठहाके लगाकर हंसे, तो ठहाका लगाना और अट्टहास करना ये वहां पर उनकी कुत्सित मानसिकता के द्योतक हो सकते हैं। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ऐसी लघु कथाएं बाल मन को विचलित करती हैं, हमें भी विचलित करती है, लेकिन ये समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ती है। आपकी चौथी लघु कथा है हंसी हंसी में। स्त्री पात्र है। इन दोनों के द्वारा इन दोनों में पुरुष पात्र के प्रति की स्त्री पात्र के प्रति अव्यक्त प्रेम को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति है। कुछ कहना था लघु कथा का यह शीर्षक है। युवावस्था के बाद, ये भी फ्लैशबैक में चलती है ये लघु कथा, युवावस्था के बाद लंबे अंतराल के बाद प्रौढ़ावस्था में जब वह अपने पर जिक्र किया है। मेरे ख्याल से बरिस्ता कॉफी कंपनी जो है, ये पायोनियर कंपनी इंडिया में भारत में 2000 में आई है, और आपकी लघु कथा जो है ये हमें फ्लैशबैक में 25 साल पहले की ओर ले जाती है। तो मुझे लगता है हमें लघु कथाओं में ऐसी जगहों, ऐसे स्थान को हमें चुनना चाहिए जिसमें वास्तविकता लगे, कहीं कृत्रिमता ना आने पाए। कथानक में 25 साल के बाद दोनों मिल रहे हैं। पुरुष पात्र से चारू कहती है, अरे तुम्हें अभी तक याद है, चलो मैं पिलाती हूँ तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफी बरिस्ता ब्लास्ट। ये संवाद थोड़े से अवास्तविक, थोड़े से कृत्रिम से जान पड़ते हैं। विषमताएं यहाँ भी है, निस्संदेह विषमताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हम वास्तविकता, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत उत्कृष्ट लिखती हैं, तो मुझे लगता है हम स्थान भी, यदि आप वास्तविक स्थान चुनेंगे, यदि आप इंडियन कॉफी हाउस ले लेती या दिल्ली का कोई